नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आज के एपिसोड में, आज के क्वांटम बूस्टर की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम जेई के जो प्रीवियस ईयर्स के सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं, जो नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हफ्ते हम इस सीरीज को लेके आते हैं और आपको पता है कि 2025 का जैसा पेपर रहा है उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन में जेई मेन का भी फ्लेवर आना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आकाश यूट्यूब हिंदी की टीम ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है क्वांटम बूस्टर के नाम से, जहाँ पे हर हफ्ते हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके क्वेश्चंस, उनके पीवाईक्यूज जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं उनको लेकर आते हैं। तो बच्चों, आज की सीरीज में हम क्वांटम बूस्टर की सीरीज में लेके आए हैं केमिस्ट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें है पहला पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है कि दोनों ही चैप्टर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में उतना ही होता है। तो बच्चों, आज इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे पीवाईक्यूज जिसमें क्रिस्प है, जिसमें ट्विस्ट है, जिसमें थोड़ा से कॉन्सेप्ट है, जो हम बातें ध्यान नहीं देते, तो ये हमें सिखाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कहां से निकल सकते हैं। तो बच्चों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ले चलते हैं सीरीज में आगे। बच्चों, पीरियोडिक टेबल का पहला सवाल ये है, क्योंकि दोनों चैप्टर के सवाल आएंगे, तो सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, यानी कि सोडियम का, मैग्नीशियम का और सिलिकॉन का, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है। कितनी दी है? सोडियम की 496 दी है, मैग्नीशियम की कितनी दी है? 737 दी है, और सिलिकॉन की कितनी दी है? 786 दी है। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम क्या होगी। मींस एल्युमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये चारों ही एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आते हैं। सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है और फिर सिलिकॉन आता है। इसके बारे में हमें नहीं पता। अब नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, और इसलिए आईपी भी जो है वो बढ़ना चाहिए, आईपी बढ़ता है। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस होता है, जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, और एल्युमिनियम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 13th ग्रुप का है और ओल्ड पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 12 होता है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो नियान और 3s2 आता है, जबकि जब आप एल्युमिनियम लिखते हो तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन नियान होता है, एंड दिस इज अ 3s2 एंड 3p1 होता है। तो अब यहां पर एक्सेप्शन क्या होता है कि मैग्नीशियम का ये ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो फुली फिल्ड है। अब फुली फिल्ड होने की वजह से ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और मोर स्टेबल होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए इसका आईपी और एल्युमिनियम के आईपी में मैग्नीशियम का आईपी एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में भी मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, और एल्युमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट बढ़ता है। इन दोनों में एक्सेप्शन है। तो आपको क्लियर बात है कि एल्युमिनियम का जो आईपी है वो मैग्नीशियम से भी कम होना चाहिए और सिलिकॉन से भी कम होना चाहिए, सोडियम से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये राइट में जा रहा है। तब आपको देखना है भाई, अब आप देखो, एल्युमिनियम का आईपी इन दोनों के बीच का आना चाहिए, 737 से भी कम होना चाहिए और 786 से भी कम होना चाहिए, मतलब इन दोनों से कम होना चाहिए, लेकिन 496 से ज्यादा होना चाहिए। तब आपको देखना है कि 496 से ज्यादा होना चाहिए, सोडियम से तो ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन गलत। इन दोनों से कम होना चाहिए, अब ये 768 है तो ये भी गलत है। 577 ये हो सकता है, क्योंकि अगर इसका आईपी 577 हो जाए तो ये इससे भी कम है और ये इससे भी कम है और इससे ज्यादा है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द 3rd। यहाँ पे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको लेकर बेटा ये सवाल बनाया गया। तो बेटा ये था पहला क्वेश्चन, और अब ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, यहाँ पे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बोल रहा है पहला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम एंड लिथियम। ठीक है, मतलब पोटेशियम का जो आईपी है वो सोडियम और लिथियम से कम होगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बढ़ता है ना, और जब साइज बढ़ता है तो आईपी की वैल्यू घटती है।
यानी कि पोटेशियम का जो आईपी है वो मिनिमम होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम और लिथियम, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ज़ीनॉन डज नॉट हैव द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप, है ना। बोल रहा है कि ज़ीनान की इसके ग्रुप में, मतलब ये नोबल गैस वाली फैमिली है, तो बोल रहा है कि ज़ीनान की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लोवेस्ट नहीं होगी, है ना। ये आपको देखना है। तो आपको ये पता है कि जब आप नोबल गैस फैमिली में आते हो तो क्या क्या एलिमेंट आता है। लोवेस्ट गैस में क्या आता है, हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, ज़ीनान आता है और रेडॉन आता है। अब टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ेगा तो आईपी जो है वो घटेगा, है ना। तो आईपी मिनिमम किसका होगा, इसमें बोला ज़ीनॉन डज नॉट हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो रेडॉन की होगी, ज़ीनान की थोड़ी होगी। ज़ीनान की तो अगर रेडॉन की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि रेडॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट with atomic number 37 is lower than that of element with atomic number 38। तो 37 और 38 में आ जाओ। अब आप सोचो कि 37 और 38 होता कौन सा है, बहुत ध्यान से समझना। 37 किसका होता है, आप देखो यहाँ पे, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसका होता है 37। और यहाँ पे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, और स्ट्रांशियम का होता है 38, है ना। ये सेकंड ग्रुप में आता है और ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप का आईपी फर्स्ट ग्रुप वाले से ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब 38 वाले का आईपी 37 वाले से ज्यादा होगा या 37 वाले का कम होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ 38। बिल्कुल सही है, 37 वाले का आईपी कम होगा क्योंकि एल्कली मेटल फैमिली में आएगा और ये एल्कली अर्थ मेटल में आएगा। एल्कली अर्थ मेटल वाले का ज्यादा होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30। ओके, गैलियम और एटॉमिक नंबर 30, बेसिकली क्या होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। देखो यहाँ पे आता है जिंक, और जिंक के बाद आता है गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका 31 होता है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आता है आर्गन, ये आता है 4s2 एंड 3d10, ये आता है। जबकि अगर आप इसका लिखोगे तो ये आएगा आर्गन, है ना, और ये क्या आएगा, दिस इज व्हाट 3d10 एंड देन 4s2 और 4p1, तो यहाँ पे 4p1 आएगा, यानी कि ये p में 1 है, जबकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो जिंक का आईपी गैलियम के आईपी से ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैलियम का हायर देन होगा जिंक, बट ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब है कि यही वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि सवाल का फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो ये सवाल जेईई मेन का पीवाईक्यू है, और इसमें देखो कई बातें हैं, जैसे एटॉमिक नंबर को लेकर सवाल बनाया गया। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको ग्रुप पता होना चाहिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, मतलब क्योंकि देखो इसमें 37 38 की बात कर रहा है, गैलियम और जिंक की बात कर रहा है, बट यहाँ पे 30 बोल दिया, बट एटॉमिक नंबर तो पता है, एलिमेंट नहीं पता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और ये एनसीईआरटी के लाइन से उठे हुए सवाल है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा। तो ये इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट E इज 4s2 एंड 4p1। एक एलिमेंट है E जो 13 ग्रुप में आता है, 13वें ग्रुप में आता है, और जो आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 4s2 है एंड 4p1 है ना। ये 4s2 एंड 4p1 ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस डायगोनली टू एलिमेंट दिस। आप सुनना ध्यान से, ये किसका हो सकता है पहले आप ये समझो, ठीक है। ये 13 ग्रुप का 4th पीरियड में है। देखो ग्रुप नंबर 13 है और पीरियड नंबर 4 है, क्योंकि आउटर शेल 4th है ना। तो देखो 13 ग्रुप क्या होता है, 13 ग्रुप में आते हो तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। ये सेकंड ग्रुप होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है ना, फोर्थ ग्रुप। तो बेसिकली ये जो है ये गैलियम का ही कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, ठीक है। अब बोला है कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट आएगा, अब इसके डायगोनल में कौन होगा, यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे, तो वो 14 ग्रुप का होगा। 14 ग्रुप में आ जाओ तो यहाँ कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, फिर यहाँ पे आता है जर्मेनियम, फिर यहाँ पे आता है टिन और फिर आता है लेड।
तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो गैलियम के वर्टिकल में कौन आएगा? टिन आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो पहली बात, वो तो 5th पीरियड में चला जाएगा, है ना, 5th में जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे P1 की जगह P2 हो जाएगा, है ना। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखो क्या होगा, है ना। अब आप इसका जैसे जो गैलियम है, अब गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। गैलियम का होता है यहाँ पे आर्गन, ठीक है, ये होता है 3d10 और ये होता है 4s2 एंड 4p1, ठीक है। इसके नीचे क्या है? इंडियम। अगर इंडियम का लिखोगे तो आर्गन के बाद नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सी आती है? क्रिप्टॉन। तो वो होगा क्रिप्टॉन, और ये क्या होगा? 4d10, फिर ये होगा 5s2 और ये 5p1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? ये होगा इंडियम का, ठीक। अब इसके बगल में कौन है? टिन है। तो बस एक ही फर्क होगा कि 4p1 5p1 की जगह 5p2 हो जाएगा। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होना चाहिए? आर्गन, ये होना चाहिए 4d10, फिर ये होना चाहिए 5s2 एंड 5p2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन होगा 4d10 5s2 5p2। तो देखो कितना अच्छा ग्रुप और पीरियड का सिंक किया गया, एटॉमिक नंबर को सिंक किया गया, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, उसको कंबाइन करके बेटा ये क्वेश्चन बना दिया गया। फिर आते हैं अगले सवाल पे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक नहीं है? दैट इज नॉट द एंडोथर्मिक, मतलब कहां पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो सबसे पहली बात देखो, आर्गन क्या होता है? नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। अगर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6, फिर आता 3s2 एंड 3p6। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें बाहर से पुश करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा। और जबरदस्ती ऐड करने का मतलब है कि इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव होगा, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो ये तो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना एंडोथर्मिक होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बोला कौन सा एंडोथर्मिक नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ध्यान से देखना है। H को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि कोई भी भाई ये नोबेल गैस तो है नहीं और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। यहाँ पे जो डेल्टा H होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और ये नेगेटिव होगा। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो बोला कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है? तो यही वाला होगा, क्योंकि एक्सो होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करो। सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होगा, पॉजिटिव। और अगर आप यहां पे आ जाओ, O माइनस है, O माइनस पे ऑलरेडी माइनस है, तो अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन होता है। तो O में एक इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, लेकिन O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन डालना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां भी माइनस और यहां माइनस, तो बेटा यहां रिपल्शन होता है। अगर रिपल्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा नहीं, तो तुम्हें बाहर से पुश करना पड़ेगा, मतलब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें ऐड करने के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपसे क्या बोला कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है? तो एक ही प्रोसेस है सेकंड जो एंडोथर्मिक नहीं है, बाकी सारे प्रोसेस बेटा एंडोथर्मिक है। तो देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सो और एंडो को लेकर बेटा ये सवाल बनाया गया। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ एलिमेंट। भाई आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने की दो स्केल थी, मिल्कन स्केल एंड पाउलिंग स्केल, जहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। जेड इफेक्टिव क्या है? बढ़ता है। इसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। लेकिन ये कॉमन ऑर्डर है एस और पी ब्लॉक में। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो जहां कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पर ये चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर नहीं है, है ना, या नहीं करेक्ट, कौन सा सही है, मतलब पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की तुलना करते हैं। तो आप देखो सिलिकॉन और एल्युमिनियम में आ जाओ, तो एल्युमिनियम लेफ्ट में आता है, सिलिकॉन राइट में आता है। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब सिलिकॉन की एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे देखो
कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन में क्या कह रहा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो सिलिकॉन की ज्यादा और एल्युमिनियम की कम होनी चाहिए। यहाँ क्या है, एल्युमिनियम की ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फास्फोरस और सल्फर में आओ, फास्फोरस लेफ्ट में होता है, सल्फर राइट में, सल्फर की ज्यादा होती है, जबकि यहाँ फास्फोरस की बोल रहा है, ये भी गलत है। टेल्यूरियम और सेलेनियम में आओ, तो देखो टेल्यूरियम कहाँ होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये होता है। टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना, घटती है। तो सेलेनियम और टेल्यूरियम में आओ तो सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेल्यूरियम से ज्यादा होगी, यहाँ पे टेल्यूरियम की ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में आओ, गैलियम और जर्मेनियम में, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, गैलियम और जर्मेनियम की तुलना करो तो गैलियम यहाँ पे आता है, अगर आप देखो तो बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम यहाँ आता है, और कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ आता है, ठीक। तो गैलियम और जर्मेनियम एक दूसरे के बगल में, और जर्मेनियम की ज्यादा होगी गैलियम से, और यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है, जर्मेनियम की गैलियम से ज्यादा है, मतलब यही ऑप्शन यहाँ पे बेटा करेक्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो सिंपली साइज को देखकर आपने बता दिया कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम होगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर बात की गई है ना। लेकिन अच्छे सवाल में क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे आप देखते हो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, फिर आता है जैसे इसमें आ जाओ, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब जैसे क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो गैलियम और जब एल्युमिनियम में हम कंपेयर करते हैं तो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो कहीं कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन जहां लगता है वहां चीजें थोड़ी सी वैरी करती हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग पर इंटर कर चुके हैं। सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू डायामैग्नेटिक बिहेवियर, किसका बिहेवियर डायामैग्नेटिक होगा। तो डायामैग्नेटिक कब होता है, कोई भी चीज अगर डायामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब इन चारों ऑप्शन को बेटा चेक करना पड़ेगा, तो ये पहला ऑप्शन है C2। C2 में क्या है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 6 6 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से फिल कर सकते हैं, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करते हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भर के पता चलेगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और किसमें नहीं है। तो अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन को भरो तो ये होता है सिग्मा 1s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है सिग्मा 2s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px आता है 2, और इसी के बराबर एनर्जी होती है पाई 2py2 की, है ना। ये क्योंकि हमें 12 तक ही भरना है, तो 2 4 6 8 10 12 भर गए, और 12 2 सब में है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि डायामैग्नेटिक है, पहले में ही दिख रहा है, बाकी आप चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा है N2+। अब N2+ में देखो तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 7 दूना 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 2 जा 14 और 1 15, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज अ 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन को अगर आप भरते हो तो आप यहाँ पे देखो, इसको एक्सटेंड करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है सिग्मा 2s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आता है, अच्छा जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यहाँ पे क्या आता है कि पहले सिग्मा 2pz आ जाता है, सिग्मा 2pz2, तब आता है पाई 2px, और इसी के बराबर एनर्जी होती है पाई 2py की। यहाँ देखो 2 4 6 8 10 भर गए, 2 यहाँ 12, 2 यहाँ 14 भर गए, लेकिन इसमें 15 है, तो इसके आगे क्या आता है, पाई एंटी बॉन्डिंग आता है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इसी के बराबर एनर्जी होती है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py की, और फिर उसके बाद आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये आता है। लेकिन अब आप देखो 14 यहाँ भर गए, अब केवल एक ही बच रहा है, तो एक यहाँ भरोगे 15 इलेक्ट्रॉन। अब एक जैसे ही भरा तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, और अगर यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। सिमिलरली आप देखो O2 में, अगर O2 में आओ तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा। अब यहीं से कंपेयर कर लो, 16 होगा, 16 भरोगे तो एक यहाँ और आ जाएगा, तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी पैरामैग्नेटिक होगा। फिर उसके बाद S2 में आ जाओ,
अच्छा O2 और S2 दोनों का कैरेक्टर एक ही तरह का होगा भाई। जैसे O2 होता है तो O2 में भी कोई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे ही S2 में भी यही केस बचेगा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली के होते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे पैरामैग्नेटिक हैं, केवल एक ही डायमैग्नेटिक है। और कौन सा है? C2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लगाकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखो तो 7th वाला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। जरा देखते हैं ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। मतलब दो बात हो रही है। पहली चीज कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, है ना। दो एटम के बीच में टोटल बॉन्ड को ही बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो बोल रहा है कि किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। ये एक तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो रहा है। ठीक है, दो बातें हैं, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले वो चीज पैरामैग्नेटिक रही हो, बाद में डायमैग्नेटिक हो जाए। तो किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और किसमें पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं N2 से N2 प्लस बनेगा जब। तो देखो N2 से N2 प्लस बनेगा तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा सकते हो। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आएगा, जबकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 13 आएगा। ठीक है, टोटल 13 आएगा। और N2 की जब आप फिलिंग करोगे, है ना, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भी देख लो कि 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है सिग्मा 2s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आता है पाई 2px2, इसी के बराबर पाई 2py2। ये आ गया 2 4 6 8 10 12 भर गए। फिर उसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz आता है, सिग्मा 2pz2, और ये 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो आपको दिख रहा है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो यहां से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ये डायमैग्नेटिक है, क्लियरली दिख रहा है ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, और इसमें आ जाओ तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 करोगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 9 माइनस 4 यानी कि 5 बाई यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 2.5 होगा। तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 होगा। तो बेटा यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये टोटल 14 में से 13 हो गया, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, जबकि क्या पूछ रहा है? किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे, जैसे मैं एक जनरली देखो, एक जनरल आप कॉमन जानते हो कि अगर आप यहाँ से चीज़ों को सही तरीके से निकालो बेटा, तो आप चीज़ों को सही से समझ सकते हो। जैसे देखो 12 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 13 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर से घटने लगता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है। आप मतलब इससे डायरेक्टली समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ देखो, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 15 होंगे, तो 16 से 15 हो रहा है, 16 से 15 देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर 16 से 18 हो रहा है, 16 8 दूना 16 तो 18, अब 16 से 18 हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर तो घट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसमें आ जाओ, NO के पास आ जाओ, NO के पास 8 7 15 इलेक्ट्रॉन होते, एक निकल गया 14। अब 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5, और उसके बाद 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, क्योंकि 15 से 14 हो रहा है, तो 15 से अगर 14 हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे 16 से 15 हो रहा है तो भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो दो ऑप्शन तो इनमें मिल रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन तो चले गए। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर देखो तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप ध्यान से देखो तो जो O2 प्लस होता है ना, अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है,
NO, यहाँ जो NO से NO प्लस बन रहा है ना, यहाँ पर देखो O2 का प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होता है, ठीक है, 2.5 होता है। और NO प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2.5 और ये 3 है, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2.5 हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बढ़ रहा है, और अगर देखो तो 2.5 से 3 हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी बढ़ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अब 2 में से कोई एक होगा, इसके लिए दूसरा चेक करना पड़ेगा कि जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो जब O2 से O2 प्लस बनेगा, ठीक है, तो O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है और O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये आप इस तरह से फिल करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जो NO है, NO के पास टोटल कितना, 15 इलेक्ट्रॉन, अभी तो ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NO प्लस में, यहां 14 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह काम करेगा, जैसे ये नाइट्रोजन वाला 2 4 6 8 10 12 14 कोई भी अनपेयर्ड नहीं बच रहा है, तो ये डाया हो जाएगा। तो कह रहा है कि पैरा से डाया हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, आप फिल करके देखना। और यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है 2.5 से 3 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक हो जा रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, 4th होगा, 2nd नहीं होगा। सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है, केवल बॉन्ड ऑर्डर से नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कहां पे पैरा से डाया हो रहा है, तो ऑप्शन 4th इसका करेक्ट ऑप्शन है। 2nd और 3rd, 2nd में भी लग रहा है बट 2nd नहीं होगा, तो वो फिलिंग करके अपन को देखना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, मैच द टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंट्रैक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। ठीक है, इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होती है, नॉर्मली जैसे आप पढ़ते हैं कि जब दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कैटाइन है और एक एनाइन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है कैटाइन और एनाइन, इसके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो आप क्या लिखते हो, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है फोर्स। और एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है F × r। अब F × r करोगे तो F देखो, F किसके, 1/r² × r, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन एनर्जी है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगी, लेकिन कब होती है, जब कैटाइन और प्योर एनाइन के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब आयन आयन अट्रैक्शन, ये भी आयन है और ये भी आयन है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स कई तरह के होते हैं, जैसे आयन आयन अट्रैक्शन होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम अलग अलग तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स होते हैं। जैसे जब आयन आयन अट्रैक्शन होता है तो ये वाला कॉलम एनर्जी का है, इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है, इंट्रैक्शन एनर्जी। तो जब आयन आयन जैसे कैटाइन और एनाइन का जब अट्रैक्शन होता है तो फोर्स r² के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर आयन आयन के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो जो एनर्जी है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के केस में r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी के केस में r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि इसका ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट का तो a आना चाहिए, फर्स्ट का आना चाहिए a, ठीक है। फिर आते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है वो हम पढ़ते हैं कि जब दो डायपोल होता है, जैसे मान लीजिए कि एक डायपोल ये है AB और एक डायपोल आपका ये है AB, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के केस में जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, इस केस में इंट्रैक्शन एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होती है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ भी होती, लेकिन नॉर्मली जब स्टैटिक डायपोल होता है, एक होता है स्टैटिक डायपोल, एक होता है डायनेमिक डायपोल। स्टैटिक डायपोल जैसे सॉलिड होता है कोई चीज, सॉलिड में डायपोल्स बने तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होती। और अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड ऐसा है जहां लिक्विड या गैस बन रहा है, मतलब डायनेमिक होता है, तो फिर ये होता है, लेकिन यहां मेंशन नहीं है तो हम स्टैटिक डायपोल मानते हैं। तो स्टैटिक डायपोल में जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है यहाँ पे वो क्या होती है, सेकंड वाले में आते हैं तो इंट्रैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होती है, यानी कि सेकंड वाले का C करेक्ट होगा, ठीक है। और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लंडन डिस्पर्शन होता है उसमें डायरेक्टली r⁶ होती है, यानी कि थर्ड वाले का ऑप्शन होना चाहिए D, ये डायरेक्टली रिजल्ट्स होते हैं,
इसको आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयन आयन अट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी होता है, r की पावर 6 भी होता है, लेकिन जब स्टैटिक डायपोल होता है तो आर क्यूब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और डायनेमिक डायपोल होता है तो r की पावर 6 है, यहाँ मेंशन नहीं है तो हम आर क्यूब लेंगे। तो इसका मतलब है कि इस वाले का ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये जो डायपोल डायपोल है इसका ऑप्शन सी जाएगा, इसका ये जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का डी होना चाहिए। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का डी ये ऑप्शन है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, फोर्थ है। और इस तरह से देखो कि एक सिंपल अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन के बिहाफ पर इस सवाल को बना दिया गया, डिजाइन कर दिया गया। फिर मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल आपके सामने शेप की बात हो रही है, द शेप या स्ट्रक्चर ऑफ XCF5 माइनस एंड XCO3F2। पहली बात आप समझो, शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है। ज्योमेट्री सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होती है, और शेप क्या होता है, शेप केवल बॉन्ड से डिसाइड होता है, क्योंकि लोन पेयर शेप को नहीं बताता है ना भाई। जैसे ये दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऐसे है या ऐसे है, इस पे शेप डिपेंड करता है, बॉन्ड पे केवल शेप डिपेंड करता है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाते हैं तो उसको ज्योमेट्री कहते हैं। तो दोनों में अंतर है बेटा। जैसे sp3d तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, लेकिन शेप कुछ भी हो सकता है। शेप जो है वो शीशा शेप हो सकता है, लीनियर हो सकता है, टी शेप हो सकता है, क्योंकि शेप में केवल बॉन्ड को लिया जाता है, जबकि ज्योमेट्री में बॉन्ड और लोन पेयर दोनों काउंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ शेप की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला है XCF5 माइनस, ध्यान से देखिएगा, XCF5 और माइनस। तो देखो जिनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबेल गैस से 8, 8 में से 5 बॉन्ड बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए है ना, और एक माइनस लगा है, मतलब एक और है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर और 5 सिग्मा, यानी कि टोटल 7 आएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d3 आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, sp3d3 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल, ये एक ही प्लेन पर होता है 5 बॉन्ड पेंटागोनल, और 2 परपेंडिकुलर होता है बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल पाई पिरामिडल। अगर आपसे कहता है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, अगर कहता है ज्योमेट्री तो हम बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री होती है बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री है। लेकिन अगर आपसे कहता शेप बताओ, तो शेप के लिए हमें क्या है, लोन पेयर रखना पड़ेगा, बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। जहां जहां बॉन्ड नहीं है वो शेप डिफाइन नहीं करेगा। तो अब इसमें 2 लोन पेयर भी, और लोन पेयर हमेशा परपेंडिकुलर द प्लेन होते हैं। तो अब ये तो लोन पेयर है तो ये शेप नहीं बताएगा, तो शेप केवल इसी 5 बॉन्ड से डिफाइंड होगा, ये 5 बॉन्ड, और ये पांचों बॉन्ड एक ही प्लेन पर है। तो शेप जो है वो केवल पेंटागोनल प्लेनर होगा, क्योंकि एक पेंटागन ही बन रहा है, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, तो पेंटागोनल प्लेनर होगा। तो दोनों में अंतर है बेटा, शेप पेंटागोनल प्लेनर होगा, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, तो XCF5 माइनस का शेप पेंटागोनल प्लेनर होगा। पेंटागोनल प्लेनर आपको कहीं दिख रहा है इसमें, पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है, यही दिख रहा है। आप यहां पे आ जाओ। अब जैसे XCO3 इसको भी चेक कर लेते हैं, XCO3F2 है, जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी XCO3F2। अब जिनान के पास 8 में हो, 8 में से 6 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा और 2 फ्लोरीन के साथ बनेगा, तो कोई लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि 8 यूज हो गए। टोटल अगर आप देखो तो बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, 2 इसके साथ, 5 बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। sp3d की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, राइट। लेकिन यहां कोई लोन पेयर बच ही नहीं रहा, तो इसका शेप भी वही होगा। रही बात, हमेशा रूल होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पे जाता है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को रखेंगे एक्सियल पे। डबल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, तो 3 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका शेप सीधा सीधा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, यानी कि अच्छा इसका शेप और इसकी ज्योमेट्री दोनों ही सेम होगा, लेकिन इसका शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगा, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो डेफिनेटली बाकी ऑप्शन गलत होंगे, है ना, ये तो गलत ही है। ऑक्टाहेड्रल ये भी गलत है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देख लो आप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है, इसका बेस्ट ऑप्शन बेटा फर्स्ट ऑप्शन होगा। और इस तरह से हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि द इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ए बी सी एंड डी गिवन बिलो सजेस्टेड दैट। बेसिकली इसमें एक ग्राफ दिया है, ध्यान से देखो, इस पर एनर्जी दी है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है
और इस एक्सिस पर डिस्टेंस दी है, मतलब मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी है। तो अब आपको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि होता ये है कि जैसे कभी भी जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, इसके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ए और मान लो कि कैटायन और एनायन ही मान के ले चलते हैं। तो जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। जैसे एक मिनिमम डिस्टेंस ये ए और बी है, ये आगे, अब जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं उससे पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनके बीच में फिर रिपल्शन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस इसको रिपल भी करता है। तो शुरू में जब दूर होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जब अट्रैक्शन होता है पास में आते एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कभी टच नहीं करते, एक मिनिमम डिस्टेंस पर आते हैं। तो जब पास में आते हैं तो जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और फिर एक मिनिमम डिस्टेंस से भी पास आएंगे तो रिपल्शन होने लगेगा, और जब रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि बॉन्ड बनता है तब जब मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाता है। तो जैसे नॉर्मली ए और बी है, तो जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी घट रही है और यहाँ मिनिमम हो गई, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया ए और बी के बीच में, यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घट रही है और बॉन्ड बन गया। अब इससे भी पास आएंगे तो रिपल्शन होगा और एनर्जी बढ़ेगी, बट ऐसा होता कभी नहीं, इसलिए ये वाली एक्सिस इमेजिनरी होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है ना। तो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग कब बनेगा? जब एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो उसी पॉइंट को लेकर ये पूछ रहा है, जहाँ से देखो ए बी हैज़ द स्टीफेस्ट बॉन्ड। स्टीफेस्ट बॉन्ड का मतलब आप देखो ए और बी के बीच का बॉन्ड, जैसे ए और बी, ए बी ये है। अब आप सोचो कि जब ये बन रहा है तो एनर्जी बहुत तेजी से घट रही है, शार्पनेस से घटने में मिनिमम बहुत तेजी से घट रही है, और सबसे कम एनर्जी इसी की है। तो यहाँ पर ये बहुत तेजी से एनर्जी घट रही, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेजी से बन रहा है और बहुत मजबूत बन रहा है। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप देखो तो बहुत तेजी से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देखो तो बहुत तेजी से घट रही है। मिनिमम एनर्जी की स्टेट ए बी ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ए बी स्टीफेस्ट बॉन्ड है, ये बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो गई। अब बोल रहा है कि ए डी हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ए और डी के बीच की बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी। तो भैया ए और डी के बीच की बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट तब होगी जब बहुत पास आ जाए, और बहुत पास आने का मतलब कि एनर्जी मिनिमम हो जाए। यहाँ पर अगर देखो तो ए और डी तो ये है ना, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम नहीं है, इसका मतलब ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी दूर है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि ए और डी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि तभी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बोला ए हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ए है ये, ए की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्जेस्ट है, गलत बात। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट तब होगी जब बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, और सबसे स्ट्रांग बॉन्ड ए बी है ना कि ए है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत है। डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम। बोला डी अदर एटम की तुलना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात गलत। क्योंकि डी अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता, ए और डी के बीच में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता, और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता तो एनर्जी मिनिमम होती, तो एडी की एनर्जी मिनिमम होती, बट मिनिमम तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि इस सवाल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज द फर्स्ट, कि ए बी हैज द स्टीफेस्ट बॉन्ड, ए बी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ए बी हैज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम पे चीजों को समझाने की कोशिश की गई। अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से समझना है। मिनिमम एनर्जी तब होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, है ना। फिर इसी तरह से यहां पर अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला AX इज अ कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। बोल रहा है कि A और X एक कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, वेयर A एंड X आर सेकंड रो एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। A और X दोनों ही सेकंड पीरियड में है, यानी कि जो A है और जो X है दोनों ही सेकंड पीरियड में आ रहे हैं, ऐसा सवाल बोल रहा है। सेकंड पीरियड, सेकंड रो में आ रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इज 2.5। बोला है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है A और X के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर 2.5 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X, तो बोला A और X में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कब होता है, आपने पढ़ा है कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, 15, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, ठीक है ना। 16 में 2 हो जाता है, 14 में 3 हो जाता है, 15 में 2 होता है।
15 में 2.5 होता है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मीन्स ये तभी बॉन्ड ऑर्डर, भी बहुत सिंपल सवाल है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होने चाहिए। तो ए और एक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 15 होगा। यानी कि कुछ सवाल देखो बेसिक है, मतलब अगर आपको जनरली बॉन्ड ऑर्डर आता है, कुछ चीजें आपको पता है, तो आप सवाल का आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मैंने बॉन्ड ऑर्डर की बात बताई थी, तो उसको ध्यान रखिए आप। फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर सेंट्रल एटम। बहुत ही आसान है, किसमें सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर बचेंगे, ये पूछ रहा है। इससे आसान हो क्या सकता है दो। अब देखो मतलब जेई मेन की पीवाईक्यू भी कहीं देखा जाए तो कुछ बड़े नहीं है, तो बस वो टेक्निकल होते हैं, मतलब आपको समझना है। आप हर तरह के सवाल लगाइए, सिलेबस को कंपाइल करिए, तो जेई मेन के सारे सवाल और नीट के सारे सवाल में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जैसा कि 2025 का पेपर हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे बोल रहा है कि किसमें सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर होंगे। तो चलो सबसे पहले आते हैं सल्फर। सल्फर के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 बॉन्ड बन रहा है, तो 1 लोन पेयर होगा, तो ये गलत। बोरान के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस लगा है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ तो कोई लोन पेयर ही नहीं होगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 बॉन्ड बनेगा तो 2 लोन पेयर बचेगा, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, 2 लोन पेयर होगा। आर्सेनिक 5th ग्रुप में आता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया तो एक ही पेयर बचेगा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। PCl5 फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ने बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, तो ये भी गया। HCF4 जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 बॉन्ड बन रहे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि यहाँ 2 लोन पेयर बचेगा, तो एक ऑप्शन ये हो गया। SF6 की बात करें, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे बॉन्ड बन गए, तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, यानी कि ये भी गया। तो इसमें से केवल 2 ही मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है जिसमें 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बच रहे हैं। कौन सा? पहला है ClF3 और दूसरा कौन सा है? HCF4, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सा सवाल है और ये इसका आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड। इन ऑक्साइड में से कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है? तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए बेटा देखो क्या होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे लिथियम ऑक्साइड है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड में आप देखो एक तो ये आयनिक कंपाउंड है Li2O, लिथियम ऑक्साइड है, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2Li+ है और एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 2 लिथियम प्लस है। एक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक निकल गया तो 2 ही बचा, तो यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो कोई अनपेयर्ड है नहीं, ये तो डायमैग्नेटिक है। कैल्शियम ऑक्साइड आ जाओ, तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी Ca+2 है, O-2 है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम में कैल्शियम +2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेयर्ड नहीं बचेगा, ये भी डायमैग्नेटिक है। Na2O2 में आ जाओ, जैसे Na2O2 है तो इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये ट्वाइस Na+ में और O2-2 में टूटेगा, है ना। Na+ तो टोटल Na में तो प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन O2-2 में आ जाओ तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन को पेयर में भरना होगा, तो वैसे आप देखो तो ध्यान से अगर देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के BMO के हिसाब से अगर आप देखो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हो तो ये आता है σ1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है σ2s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आता है σ2pz2, फिर आता है π2px2, इसी के बराबर एनर्जी होती है π2py2 की, फिर इसी के बराबर एनर्जी होती है पाई एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 2px2 और पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इसी के बराबर π2py2। ये टोटल हो गया कॉन्फ़िगरेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इलेक्ट्रॉन भर गए और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा। इसका मतलब है कि ये भी डायामैग्नेटिक है ना, ये भी डायामैग्नेटिक होगा। K2 में आते हैं। K2 में आ जाओ तो K2 बेटा 2 पार्ट में है, अगर आप ध्यान से देखो तो K+ में और O2-1 आएगा। O2-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होंगे और टोटल अगर 17 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये 18 का भरा है, 17 करोगे तो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो एक अनपेयर्ड बचेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ एक अनपेयर्ड बचेगा। इसका मतलब है कि ये वाला आपका पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। MgO में आ जाओ तो MgO देखो तो MgO में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 है और यहाँ पे ऑक्साइड है, मैग्नीशियम +2 में 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड में 8, 2, 10, कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, ये भी डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली K2O में आ जाओ, K+ है, इसके पास भी 18, O-2 है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही स्पीसीज दिख रहा है जो पैरामैग्नेटिक है और वो कौन सा है? K2 है। मतलब बहुत ही
मतलब सभी ऑप्शन चेक कर रहे हो और आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, तो कौन सा कह रहा है कि डायमैग्नेटिक है, तो K2 आपका जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे इसमें डायमैग्नेटिक है। पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड कौन है, तो इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 ऑप्शन है, फर्स्ट है ना। तो आप देखो कि जेईई मेंस में कितने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है बेटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज दी है, द नंबर ऑफ स्पीसीज शोविंग डायामैग्नेटिज्म, वैसा ही सवाल है, डायामैग्नेटिज्म बताना है बेटा। तो बस वही बात है, अनपेयर्ड आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। तो जो N2 है इसको फिल कर लो। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, इसको भरोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है सिग्मा 2s2, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आता है सिग्मा, अच्छा 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप लिखोगे पाई 2px2, इसी के बराबर एनर्जी पाई 2py2 की, है ना। फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2pz2, 14 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 4 6 8 10 12 14। इसके आगे होता है पाई एंटी बॉन्डिंग, बट वो खाली है इसलिए हम नहीं भर रहे हैं, ये खाली है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरे मॉलिक्यूल में तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। और ये आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, है ना। 14 में तो कोई अनपेयर्ड नहीं बच रहा, ये तो डायामैग्नेटिक है। तो पूछ रहा है डायामैग्नेटिज्म किस में है, तो इसमें आएगा, पहला तो आपका ये है। अब N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक यहाँ पे कम करोगे तो एक अनपेयर्ड बचेगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये गलत। N2 का मतलब है कि यहाँ पर सॉरी N2 माइनस है, तो N2 माइनस मतलब एक, ये N2 प्लस था, ये N2 प्लस है, N2 माइनस में देखो, N2 माइनस में 14 एक 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 14 यहाँ और एक यहाँ भरोगे तो एक अनपेयर्ड फिर से बचेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। N2 माइनस 2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 भरोगे तो 14 यहाँ, एक यहाँ 15, एक यहाँ 16, तो अब 2 अनपेयर्ड बचेंगे, तो बेटा ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 16 भरोगे तो 14 एक 15 एक 16, यहाँ भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 प्लस में आ जाओ तो 16 एक 15 बचेंगे, तो 14 ये है और एक यहाँ और आ जाएगा 15, तो भी एक अनपेयर्ड बचेंगे, तो ये भी बेटा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 माइनस में आ जाओ, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 14 2 16 और एक यहाँ 17, एक यहाँ फिर से बचेगा, यानी कि ये वाला भी क्या होगा, अगर O2 माइनस तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब आते हैं O2 माइनस 2 में आ जाओ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 18 को देखो तो 14 और 18 भरोगे तो 2 यहाँ 16, 2 यहाँ 18। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन में कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, इसका मतलब ये वाला डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो 2 आपको डायामैग्नेटिक दिख रहे हैं, कौन सा, N2 और O2 माइनस 2, तो 2 तो डायामैग्नेटिक है, बाकी सभी पैरामैग्नेटिक हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम इसकी फिलिंग करते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, कौन सा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रख रहा है, मतलब एटम प्लेन पर नहीं है, नॉन प्लेनर। तब आपको नॉन प्लेनर के लिए एक तो हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 के केस में भी, sp2 के केस में प्लेनर होता है, sp3 के केस में टेट्राहीड्रल होता है जो नॉन प्लेनर होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पहला है NO3 माइनस, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ये होता है, ये, और इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ये प्लेनर होता है। तो पहला तो प्लेनर है। आपसे पूछा है कि नॉन प्लेनर कौन सा है, तो ये वाला तो बेटा प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर होगा। H2O2 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, ये H, ये O और ये H, और ये इसका और इसका प्लेन अलग अलग होता है, एक ओपन बुक की तरह होती है ना, जैसे एक बुक का पन्ना ऐसे और एक बुक का पन्ना ऐसे, बुक ऐसे खुली है, एक ऐसे एक ऐसे, तो दोनों का प्लेन अलग अलग है बेटा। तो ये नॉन प्लेनर, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है ये, और ये अगर आप ध्यान से देखो ये ऐसा, तो ये नॉन प्लेनर होता है, प्लेन पर नहीं होता, नॉन प्लेनर। तो उसमें क्या पूछा आपसे कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है, एक तो इसका होगा। BF3 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। PCl3 में आ जाओ, है ना, ये प्लेनर है ना, ये प्लेनर होता है। आपसे पूछा नॉन प्लेनर कौन सा, ये तो प्लेनर हो गया। PCl3 का स्ट्रक्चर देखो, PCl3 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, PCl, Cl और Cl, ये पिरामिडल होता है, पिरामिडल है, तो पिरामिडल तो प्लेनर तो है, ये तो नॉन प्लेनर हुआ, इसका मतलब ये वाला नॉन प्लेनर होगा। तो एक और आपको मिल गया जो नॉन प्लेनर हो सकता है, वो कौन सा है, PCl3। फिर आते HCF4, HCF4 में ये होता है, HCF4 का स्ट्रक्चर ये होता है, जिनान पे 2 लोन पेयर होता है जो परपेंडिकुलर पोजीशन पे होता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो प्लेनर है क्योंकि चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन पर होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर है बेटा। आपसे पूछ रहा नॉन प्लेनर कौन सा है, तो ये तो प्लेनर है, इसका मतलब ये भी चला गया।
SF4 में आ जाओ। SF4 का स्ट्रक्चर देखो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते, 4 बॉन्ड बनता और एक लोन पेयर होगा sp3d। sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो ये होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है एक्सियल पोजीशन पे होता है। इसके अलावा 2 फ्लोरीन और बच रहा है, तो आपकी मजबूरी है कि फ्लोरीन को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ लोन पेयर होगा। तो इसका जो शेप है वो शीशा शेप है, जैसे शीशा झूला होता है, और ये डेफिनेटली प्लेनर नहीं नॉन प्लेनर होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है ना, SF4 नॉन प्लेनर है। XeO3 में आ जाओ। XeO3 ये होता है, ये भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एक लोन पेयर होता है, तो ये भी नॉन प्लेनर होता है। PH4+ टेट्राहीडल होगा, क्योंकि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और sp3 टेट्राहीडल है, मतलब वो भी नॉन प्लेनर है। तो कितने मिल गए? 5। अब आते हैं SO3 में। SO3 में आ जाओ तो सल्फर ट्राईऑक्साइड है। सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये तो प्लेनर होता है, तो ये तो नहीं होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al के साथ 4 OH है, तो AlOH का स्ट्रक्चर भी टेट्राहीडल होता है, ये टेट्राहीडल होगा बेटा, तो ये भी नॉन प्लेनर है। इसका मतलब ये भी नॉन प्लेनर है। तो ये सारे तो नॉन प्लेनर है, बाकी सब प्लेनर है। तो कितने नॉन प्लेनर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 स्ट्रक्चर ऐसे जो नॉन प्लेनर है। तो आप देखो, ये सवाल केमिकल बॉन्डिंग VSFR थ्योरी स्ट्रक्चर पर बेस्ड सवाल है और स्ट्रक्चर के आधार पे ही सवाल को लगाया है, यानी कि 6 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो इसके नॉन प्लेनर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 6। तो ये बेटा ये सवाल था कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की आपसे बात की जा रही है। फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? Bonding in which of the following diatomic molecule become stronger on the basis of molecular orbital theory by removal of electron। मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मतलब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है और किसी भी मॉलिक्यूल से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब जो नया मॉलिक्यूल बना उसका बॉन्ड मजबूत हो गया। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाए। बॉन्ड ऑर्डर किसमें बढ़ेगा? कुल मिला के बॉन्ड मजबूत कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का सवाल पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, सब में से बोला है ना, बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बॉन्ड ऑर्डर को चेक कर लो। सबसे पहला क्या है? NO। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 15। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो NO+ बन गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अब 3 हो गया। तो बोला किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, है ना, यही तो बोल रहा है कि किसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि जहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर यहां बढ़ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन हो ही रहा है। अब आते N2 में। N2 से N2+ बन जाए। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2+ में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अगर आप देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, ये है ना, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है जबकि बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। O2 से O2+ बन जाए, ठीक है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं और इसमें 15। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 होता है, जबकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। फिर क्या है? C2 से C2+ बन जाए, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 और इसमें होते हैं 11। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? B2। अब B2 में देखो, B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 5 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप निकालोगे तो 1 आता है और B2+ बन गया। तो यहाँ बॉन्ड, अब 9 इलेक्ट्रॉन बचा, अब बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाता है। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो बढ़ तो केवल 2 ही केस में रहा है, कहाँ पे? NO में और O2 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? केवल A और C सही है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड होगा, यानी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। और इस तरह से ये इस सवाल का बेटा क्वेश्चन था। और फिर हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, सवाल आपसे 2 ढाई 3 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं होगा। और अगर ये कभी ऐसा हुआ कि 1 मिनट में भी बहुत सारे सवाल है जो 1 ही मिनट में लग जाएंगे, तो सही से अप्रोच और प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही बात है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है।
और ये कह रहा है कि इसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एरो का जो टेल है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है और एरो का जो हेड है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होता है। अब ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लाइन से लिखा है और अक्सर इस सवाल में बच्चे गलती करते हैं। जैसे होता क्या, ध्यान से समझिएगा, दो बातें होती है। किसी भी नॉर्मली जो डायपोल मूवमेंट होता है, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जो फिजिक्स कहती है कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, उसको हम एक एरो से दिखाते हैं और एरो का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही दिखाया जाता है। जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही दिखाया जाता है और एक वेक्टर से, एक एरो से दिखाते हैं। अब हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि HCl है, तो अब आप इसका डायपोल मूवमेंट जब निकालते हैं तो इस पे पार्शियल प्लस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लिखते हैं। और यहां पर दो एटम के बीच में जो डायपोल मूवमेंट को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, एक वेक्टर यूज करते हो और उस वेक्टर को ऐसे बनाते हो और यहां पे ऐसे लगा देते हो, ये प्लस। तो ये जो चीज है ये बेसिकली डायपोल मूवमेंट नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे देखो, ये वाला प्लस है, माइनस है, तो ये माइनस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। तो ये जो क्रॉस हम वेक्टर बनाते हैं, जिसमें ये हम क्रॉस बनाते हैं, ये प्लस को दिखाता है, तो ये हाइड्रोजन की तरफ है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ हो रहा है। तो ये वेक्टर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की डायरेक्शन बताता है। जबकि जो नेट डायपोल मूवमेंट है उसको एक सिंपल वेक्टर से दिखाते हैं और वेक्टर हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये फिजिक्स में बहुत क्लियरली एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है। तो इसको नेट डायपोल मूवमेंट को एक सिंपल वेक्टर से दिखाते हैं जिसका टेल माइनस की तरफ और हेड प्लस की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये वाला पॉइंट, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डायपोल मूवमेंट, ये वाला क्रॉस्ड एरो ऑफ डायपोल मूवमेंट सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल। ये जो क्रॉस्ड है ये चार्ज की शिफ्टिंग को दिखाता है, ऐसा कह रहा है। तो देखो, ये जो क्रॉस्ड एरो है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की डायरेक्शन को बताता है, चार्ज का ट्रांसफर नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर से हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की डायरेक्शन दिखाता है, चार्ज की शिफ्टिंग की डायरेक्शन नहीं दिखाता। तो दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसकी डायरेक्शन को क्रॉस्ड एरो से दिखाते हैं। क्रॉस वाला पोर्शन प्लस की तरफ होता है और हेड जो है माइनस की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन बताता है, ना कि चार्ज ट्रांसफर की। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में हमेशा बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि डायपोल मूवमेंट को एक एरो से दिखाते हैं और एरो का हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, टेल प्लस की तरफ, लेकिन वो गलत है। क्रॉस्ड एरो जहां भी बना होता है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जो कंप्लीट एरो है वो नेट डायपोल मूवमेंट दिखाता है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। छोट भाई, मेन में जो सवाल पूछे जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है बहुत बड़े सवाल तो होते नहीं, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के बनते सवाल। तो ये वो सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था। और मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, बोला फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सीजन इज 2, है ना। तो OF2 का आपको शेप या ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। OF2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये F है। यहां पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये एक ऑर्बिटल में और एक लोन पेयर आपका ये है, OF2 ये होता है। तो अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ लोन पेयर एंड ऑक्सीजन इज 2, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो होता क्या है, जो वाटर होता है, वाटर में ये वाला जो एंगल है वो 104.5 डिग्री पढ़ाया जाता है और यहाँ पे ये लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, ठीक है। लेकिन इस हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो यहां पे क्या होता है कि ये रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और जब इसको रिपेल करेगा, जब यहां दोनों H था तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं था। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है तो इसको इधर से ढकेलेगा, इसको इधर से ढकेलेगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला जो एंगल है थीटा, ये 104.5 डिग्री से कम हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बोला है कि FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे +2 होता है, ना कि माइनस होता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। और चौथा बोला है मॉलिक्यूल इज द बेंट V शेप, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो देखो V शेप जैसा ही दिख रहा है, बेंट V शेप, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, तो ये गलत है, जब बेंड शेप है तो ज्योमेट्री तो लीनियर होगी ही नहीं। इसका मतलब इसके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला ए, बी एंड डी। तो आपको ऑप्शन देखना कौन सा है, ए, बी एंड डी ओनली, यानी कि इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अच्छा सवाल है, VSEPR थ्योरी को लेकर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, एंगल, ज्योमेट्री, इन सबको इसमें काउंट किया गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ओके, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल, 4 एलिमेंट है, SM, EU, TB और GD, PM, 5 एलिमेंट दिए हैं और ये सारे एलिमेंट F ब्लॉक के एलिमेंट है। बेसिकली आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक वाले जो एलिमेंट है इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है, और जो लैंथेनॉइड होते हैं वो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बेसिकली 4F ब्लॉक के होते हैं, है ना, 4F ब्लॉक। 5F ब्लॉक को एक्टेनाइड कहते हैं। जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये ज़ीनान, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है ना, 4F 1 से 14, 5D, D में 0 या 1 होता है, ज्यादातर केस में 0 होता है, कभी कभी 1 होता है, एंड 6s2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F ब्लॉक एलिमेंट का। अब आपसे कह रहा है कि किसमें F हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड F का मतलब F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका हाफ यानी कि 7। तो आपको देखना है किसमें किसमें F में 7 होगा, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं SM का एटॉमिक नंबर 62 होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा ज़ीनान, ठीक है। सबसे पहले 6s2 तो होगा ही होगा, है ना, ये हो गया। ये 54 है, ठीक है, तो 54 एंड 2 56 हो गया। अभी 6 और बच रहे, तो 6 और बच रहे हैं, तो वो क्या होगा 4F6, और यहाँ पे 5D 0, ज्यादातर केस में D में 0 होता है, तो F में 6 है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, F में 7 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। EU का एटॉमिक नंबर 63 है, तो ये होगा बेटा ज़ीनान, ठीक है, ये होगा 4F7, ये होगा 5D 0 एंड दिस इज 6s2, ये होगा क्योंकि F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सही है। फिर आते हैं TB का कितना है 65। अब 65 है तो 63 के बाद आपका 65 आ गया। अब आप 65 के केस को देखो, तो TB का लिखोगे तो ज़ीनान, ठीक है, ध्यान से समझना। 6s2 आपने लिख दिया तो 54 और 2 56 हो गया, है ना। 9 और बच रहे, अभी 9 बच रहे हैं, तो अगर आप 9 बच रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे 4F, है ना, 4F9 होगा, और यहाँ पे 5D 0 होगा, है ना, क्योंकि D1 केवल एक ही केस में, मतलब इस पूरे 14 एलिमेंट में कुछ केस है जहां D में 1 आता है, तो यहां भी F में 9 है, तो ये भी नहीं होगा। गैडोलियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैडोलियम में होता है, क्योंकि गैडोलियम एक एक्सेप्शन, इसका एटॉमिक नंबर 64 होता है, ठीक है। तो यहां पर ये ज़ीनान है और ये आता है 4F7 और ये है इधर 6s2, तो ये कितना हो गया, ये 54 है, 54 2 56 और 56 और 7 हो गया 63, 63। अभी भी एक और बच रहा है, तो वो जाता है कहां 5D1 में, यहां D में 1 आता है। ये एक्सेप्शनल केस है गैडोलियम का, याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। तो गैडोलियम के केस में D में 1 आता है और 4F7, यानी कि ये F में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा। फिर आता है PM का एटॉमिक नंबर कितना 61। अब अगर आपको 61 भरना है तो चलो देखते हैं PM, तो 61 भरना है, तो 61 में ये आ गया ज़ीनान। अच्छा, बाहर तो 6s2 होगा ही, और ज्यादातर केस में D में 0 होता है। अब बचता है 4F। अब F में देखो कितना आएगा, 54 और 2 56, है ना, तो 5 और बचा, तो 4F5 आएगा, इसका मतलब इसमें तो नहीं होगा। तो आप देखो कि F में 7 कहां कहां आ रहा है, केवल 2 केस में आ रहा है, A यहां पे B वाले में और D वाले में, तो कौन सा ऑप्शन है, B एंड D, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है F ब्लॉक में, वो आपको पता होने चाहिए, चाहे वो लैंथेनाइड हो या एक्टेनाइड हो, उस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर सवाल बनाया गया, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, लैंथेनाइड एक्टेनाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेटेड है। फिर आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ ध्यान से देखिए, एलिमेंट दिया है, बोला एक एलिमेंट A है और ये B डैश है, ये पीरियड में है। नीचे क्या है, ये C डैश है और ये D डैश है ना, ये ग्रुप है, इस डायरेक्शन में ग्रुप है, इस डायरेक्शन में पीरियड है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट A, B, C एंड D, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, चलो देखते हैं। टॉप टू बॉटम जाते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, इस तरफ जाते हो साइज घटता है, साइज डिक्रीज करेगा। तो देखो इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, है ना, और इस तरफ साइज घटता है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, C डैश। C डैश के बाद आ जाओ, अब ये वाला पीरियड नीचे है, ये वाला पीरियड ऊपर है, तो डेफिनेटली इसका साइज इससे बड़ा होगा, यानी कि C डैश के बाद D डैश होगा,
फिर इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ए डैश होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, बी डैश होगा। तो साइज का ऑर्डर क्या आया, सी डी ए एंड बी, सी डी एंड ए बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही। इसका साइज लार्जेस्ट है, तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसकी मैक्सिमम होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इसका मैक्सिमम है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर मैक्सिमम होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, सी डैश, और सबसे डिफिकल्टी से कौन निकालेगा, बी डैश। तो यही ऑर्डर साइज का भी और यही ऑर्डर मेटालिक कैरेक्टर का है, तो ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी वही आएगा, सी डी ए एंड बी, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। साइज ऑफ एलिमेंट, यहां पे देखो साइज ऑफ एलिमेंट, तो ये तो गलत ऑर्डर हो गया, ये तो होगा नहीं। ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, अब चौथा ऑप्शन क्या बोले, आयनिक रेडियस का ऑर्डर। अब भाई आप ये बोलो, जो इनका कॉमन साइज होगा, जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होगा नॉर्मली, वही आयनिक साइज का ऑर्डर भी होगा। इसका मतलब ये, अब यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो जो एटम का रेडियस होगा नॉर्मली वही आयन के रेडियस का भी साइज होगा, यानी कि सी डी ए बी एटम न्यूट्रल केस में भी है और यही चार्ज केस में भी होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी कि ए बी एंड डी आपके पास तीन ऑप्शंस आपको करेक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए बी एंड डी। तो देखो साइज को लेकर सिंपल सवाल है, बट आपको सही से सेट करना है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो बोले एन एलिमेंट ई हैज द आयनाइजेशन एंथैल्पी 374। एक एलिमेंट ई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इसका जो आईपी दिया है आयनाइजेशन पोटेंशियल वो 374 है, किलो जूल पर मोल दिया, ठीक है। रिएक्ट विथ एलिमेंट ए बी एंड सी डी, ये जो एलिमेंट है वो चारों से रिएक्ट करता है, एक बार ए से रिएक्ट करता है, एक बार बी से रिएक्ट करता है, एक बार सी से रिएक्ट करता है, और एक बार डी से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके चार कंपाउंड बनाता है, जिसमें ए से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड ई बन गया, यहाँ पे ई बी बन गया, यहाँ पे ई सी बन गया, और यहाँ पे ई डी बन गया, ठीक है। ये चार कंपाउंड बन गए। अच्छा, इसमें एक और चीज कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो प्लस बन गया, तो ई और ए, तो ई पर प्लस है और ए पर माइनस होगा, तो इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और जब ए इलेक्ट्रॉन लेता है तो ए माइनस बनता है, और जो एनर्जी निकालता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसमें चारों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी। ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -328 है। तो देखो जब ए और ई मिले होंगे, तो जब ई बना तो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, और जब ए बना, ए से ए माइनस बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो नेट एनर्जी कितनी आई, नेट दोनों को जोड़ दो तो नेट एनर्जी में चेंज कितना आया, 374 प्लस का, और माइनस का कितना है 328, ये आ गया। अगर आप दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 14 में से 8 गए, कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। फिर यहाँ 6 में से 2 गए 4, और 3 में यानी कि 46, और वो भी अगर आप देखो तो यहाँ पे +46 आ रहा है ना, यहाँ पे अगर देखो तो +46 आ रहा है। आप ध्यान से देखना, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो नेट जो आ रहा है, जो एब्जॉर्ब हुई वो +46 आ रहा है। सिमिलरली चारों केस में आप देख लो। अब ई और बी का देखते हैं, तो ई और बी जब बना होगा तो ई का तो फिक्स है 374, और बेटा बी का कितना आ रहा है, बी का है -349। अगर आप देखो तो ये है -349, इतनी रिलीज हुई, है ना। तो 376 में से 349 घटा दो, तो ये वैल्यू कितनी आई, 14 में से 9 जाएंगे 5 आएंगे बेटा, और 6 में से 4 गए 2, तो ये +25 आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए डेल्टा एच निकालो, तो ये होगा 374 और माइनस ये कितना आ रहा है बेटा 325, ये है 325, ये आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व होके वैल्यू कितनी आएगी, +49 आएगी। तो यहाँ पे सॉल्व होके वैल्यू +49 आएगी। सिमिलरली आज जब ईडी बना होगा तो देखो डेल्टा एच कितना होगा, ये 374 और माइनस आप देखो तो डी के लिए कितना है 295, 295 है। आप इसको सॉल्व करो, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 आएगा, 6 में से 16 में से 9 जाएंगे तो 7 आएगा, और ये +79। तो देखो हाईएस्ट एनर्जी यहां एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये प्रोसेस सबसे डिफिकल्टी से होगा। यहां इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहां पे होगी, कहां पे, जहां पे मैक्सिमम आ रहा है, और मैक्सिमम यहीं पे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इजीली आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, जहां सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लिए जाए, और वो कौन सा ऑप्शन है, ईबी है। और ईबी के बाद फिर इससे ज्यादा कहां पे आ रहा है, ईए में आ रहा है, फिर उसके बाद ईसी में आ रहा है, और फिर आपका किस में आ रहा है, ईडी में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, सबसे जो आसानी से बॉन्ड बनेगा वो ईबी के केस में बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो आयनिक कैरेक्टर है वो ईबी का आएगा। ईबी के बाद ईए आएगा, ईए के बाद ईसी आएगा, और ईसी के बाद ईडी आएगा। ईडी सबसे डिफिकल्टी से बनेगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ये होगा, ईबी
यहाँ पे सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, फिर ईबी के बाद ईए, फिर ईसी और फिर आपका आएगा ईडी। तो ये ऑप्शन होगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो थर्ड ऑप्शन होगा कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके पास है, तो जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करे। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, ये यानी कि बी वाला। बी वाले के बाद कौन गेन कर रहा है, यानी कि ए वाला। ए वाले के बाद कौन, सी। और सबसे कम एनर्जी कहां हो रही है, डी में। तो आपका आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा किसका होगा, ईबी का होगा, देन ईए का होगा, देन आपका ये होगा एंड देन ये, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा थर्ड। फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखना, बोल रहा है कि इनमें से किस कॉम्बिनेशन में, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पे जब बॉन्ड बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, अगर जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो जेड एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस होती है। इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो जेड एक्सिस पे बनेगा। अब आपको देखना है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पे बनेगा। तो पहला ऑप्शन है 2pz एंड 2py, ये तो मिक्सिंग ही नहीं होगी, एक एक्स एक्सिस पर एक जेड पर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2s एंड 2px, अब आप देखो अगर 2s s होता है ये स्फेरिकल है ना, और px ऑर्बिटल है तो p हो गया ये। तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो s और px के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड x एक्सिस पे बनेगा, है ना, x पर बनेगा, z पे नहीं बनेगा। जबकि आपको ऐसा चाहिए जहां पे सिग्मा बॉन्ड z पे बने, तो ये भी गलत। dxy एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये भी मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड अगर बनता भी है तो x पर या y पे बनेगा, z पे नहीं बनेगा। ये s एंड pz, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये s ऑर्बिटल है और ये pz है। अब अगर ये मिक्स होगा तो s एंड pz मिक्सिंग होगी और यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो z एक्सिस पे ही बनेगा। तो पूछ वही रहा है कि किसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन। और इसमें आ जाओ, ये pz है और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। pz ऑर्बिटल आपका मान लो ये हो गया, तो pz तो जेड एक्सिस पर होगा, जबकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल x पर होगा और एक ऑर्बिटल y पर होगा। तो ये तो मिक्सिंग ही नहीं हो पाएगी कि x और y वाला z के साथ थोड़ी मिक्स होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पर होगा, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन केवल सेकंड होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसी में केवल जेड एक्सिस पर बनेगा। तो जब कभी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होती है तो इसका मतलब वो सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस होती है। तो आपको देखना है कि किस केस में सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पर बनेगा, यही सवाल था। फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट शो लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर बताना है। तो फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी का सवाल है, आपको बताना है किसमें ज्योमेट्री लीनियर होगी। तो सबसे पहले SO2 में आ जाओ बेटा, SO2 की ज्योमेट्री तो ये होगी क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है, रिपल्शन होता है, तो ये तो लीनियर है नहीं। BeCl2 की ज्योमेट्री आपको पता है लीनियर होगी, क्योंकि बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp है और कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये लीनियर पहला। CO2 में आ जाओ, CO2 का स्ट्रक्चर भी बेटा लीनियर होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, तो ये वाला लीनियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला N3-, N3- का स्ट्रक्चर आप बनाओ। तो N3- का स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनने वाला, आपको ये समझना पड़ेगा कि N3- का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। तो ध्यान से समझिए, जो N3- है वो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये होता है। इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, इस पर माइनस आता है। ओवरऑल ये ज्योमेट्री आप देखो ऐसा होता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 ने शेयरिंग में पार्ट ले लिया, एक जो बचा था वो निकल गया और इसलिए प्लस आया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp है, तो ये भी लीनियर होगा, यानी कि N3- लीनियर होता है। फिर आता है NO2 में। NO2 को आपका पता है कि NO2 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है कुछ, और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो डेफिनेटली लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगा तो एंगुलर या वी शेप में बनेगा, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद OF2 का आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि OF2 की ज्योमेट्री तो बेंट या वी शेप होती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है XCF2 की देखो, XCF2 की ज्योमेट्री लीनियर होती है, क्योंकि ज़ीनान के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 बॉन्ड बन जाते हैं और ये लोन पेयर बचता है, एक लोन पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। अब sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो तो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल बॉन्ड पर आता है। एक्सियल बॉन्ड कौन सा, ये वाला, तो F यहां आएगा, F यहां आएगा और यहां लोन पेयर होगा। तो अल्टीमेटली ये ज्योमेट्री जो शेप है वो तो लीनियर ही बनेगा। तो बोला है कि किसमें लीनियर ज्योमेट्री होगी, लीनियर शेप होगा, तो इस वाले में भी आपको लीनियर मिलने वाला है।
फिर I3 माइनस में आओ तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर आपका बेटा ऐसा होता है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयरिंग में पार्ट लेते हैं, 5 बचते हैं और एक माइनस है तो एक और लोन पेयर। तो फिर से वही केस है sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 3 लोन पेयर होता है तो ये भी लीनियर होता है। फिर आपका आता है O3 में आ जाओ तो O3 का बेटा स्ट्रक्चर तो ऐसा बनता है, ये होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आप देखो तो ये लोन पेयर होते हैं इस तरह से, तो ये भी बेंट शेप में ही बनेगा। तो कितने मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री आपकी लीनियर मिली? तो पहला ये मिला, दूसरा ये मिला 2, ठीक है, तीसरा ये मिला 3, फिर उसके बाद आपको मिला ये 4, फिर उसके बाद आपको मिला ये 5 केस में आपको लीनियर मिला। अब आप देखो और कोई केस है क्या लीनियर? तो एक तो इसमें मिल सकता है, 1 2 3, NO2 तो नहीं होगा, मतलब ये गया, ये भी नहीं होगा। HCF2 लीनियर है यानी कि ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज बच गया, NO2 प्लस, यस NO2 प्लस में आ जाओ, ये बचा है। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बेटा ये होगा, देखो ये नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 में से 2 इधर गए और 2 इधर गए और एक बचा था वो निकल गया तो प्लस आ गया, तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, तो ये भी लीनियर होगा। यानी कि टोटल कितने केस मिले? 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यानी कि टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं जिनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6। तो देखो सिंपल VSEPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन पे ही आधारित है और आपने आसानी से इसको डिफाइन किया। 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। नाउ अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द स्पीसीज NO, NO+, NO2+ एंड NO-, द वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो बेटा देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बतानी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड पे, बॉन्ड की संख्या कितनी ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉन्ड डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो आप अल्टीमेटली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यहां आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब आप देखते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर। देखो NO- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, नाइट्रोजन में 8, इसमें 15 और एक माइनस है तो 16। और जब 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, जैसे O2 में होता है 16 इलेक्ट्रॉन। NO+2 8 7 15 और 2 निकल गए तो 15 में से 2 निकल गया 13, और 13 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5 होता है। NO+ 8 7 15 और एक निकल गया तो बचा 14, और 14 के केस में बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जैसे N2 में होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। और NO में आ जाओ तो 15 है, 8 7 15, और इस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मिनिमम। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम किस केस में आ रहा है? पहले वाले केस में, यहां पे आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा। इसका मतलब है कि इसका पहला करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह से मतलब सवाल को समझिए कि 1-2 मिनट से ज्यादा सवाल में लगना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं, बट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्लियर है, तो आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इस तरह से बेटा आज के हमने सेशन में ये जेईई मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, कुछ PYQs लिए जो पीरियोडिक और बॉन्डिंग से रिलेटेड है। आपको ये जो है ये जेईई मेंस के लिए था। सिमिलरली आपको जेईई एडवांस के लिए भी आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में आपको जेईई एडवांस के लिए भी चीजें मिलेंगी। बट ये जो है ये मतलब नीट और जेईई मतलब दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था, क्योंकि इसमें जेईई मेन वाले एस्पायरेंट्स वो भी बहुत अच्छे से इसको देखें, हर तरह के वैरायटीज के क्वेश्चंस लिए हैं। एंड सिमिलरली फॉर द जेईई एडवांस हम हर हफ्ते ऐसे ही सीरीज लेके आते हैं बच्चों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू थॉरोली हम रिवीजन करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो इस तरह से कनेक्ट रहिए बच्चों। कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही आकाश यूट्यूब के हिंदी चैनल में जुड़े रहिए। ये आज का लेक्चर था, ये आज के क्वेश्चंस थे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।